नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे राजधानी देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है, दिसंबर में हो सकते हैं नगर निकाय चुनाव। शहरी विकास और विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने की तैयारियां तेज। 15 दिसंबर के आसपास हो सकती है अधिसूचना जारी। इस हफ्ते मिल सकती है ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी। 1 साल से प्रशासकों के हवाले है नगर निकाय। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 15 दिसंबर के आसपास अधिसूचना भी जारी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। इस हफ्ते मिल सकती है ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब निकाय चुनाव होना संभव बताया जा रहा है? जी विशाल, प्रदेश में निकाय चुनाव को टले हुए 1 साल हो चुके हैं और करीब 1 साल पहले जब प्रदेश में निकाय चुनाव को हो जाने थे, लेकिन अभी तक निकाय चुनाव प्रदेश में नहीं हुए हैं। 1 साल से नगर निकाय जो है वो प्रशासकों के हवाले है और कई बार प्रशासकों का कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जिस तरीके से शुरू में जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम चीजें लटकी हुई थी, उसको लेकर के निकाय चुनाव में देरी का कारण बताया जा रहा था, लेकिन अब जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। 2018 के ओबीसी आरक्षण के तहत ही जो है वो चुनाव होंगे। ऐसे में अब जो है ये माना जा रहा है कि किस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग और शहरी विकास विभाग की तैयारियां चल रही है, उसके हिसाब से देखा जा रहा है कि 15 दिसंबर के आसपास जो है चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है निकाय से। और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जो है चुनाव वो निकाय चुनाव जो है प्रदेश में हो सकते हैं। ऐसे में ओबीसी जनजाति की राज्यपाल की मंजूरी जो है ओबीसी आरक्षण के विधेयक को मिलेगी। इसके बाद जो है उसमें जिलाधिकारी उस ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए कार्य करेंगे और उसके बाद जो है फिर उसके बाद उसमें आपत्तियां भी ली जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण भी होगा, मुख्यमंत्री का अनुमोदन होगा और उसके बाद जो है अधिसूचना जारी होगी। तो इस तमाम कार्यों के करीब 10 से 15 दिन का समय जो है वो लगता ही है। तो ऐसे में उसके बाद ये जब कार्य पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद माना जा रहा है कि 15 दिसंबर के आसपास जो अधिसूचना जारी हो सकती है। लेकिन इसको लेकर कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि प्रदेश में निकाय चुनाव कब तक होंगे। ऐसे में पंचायतों का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पंचायतों में भी 6 महीने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है। अगर दिसंबर माह में चुनाव नहीं होते हैं तो इस तरीके से ये समझा जा सकता है कि सरकार जो आने वाले समय में फिर पंचायत चुनाव निकाय चुनाव एक साथ कराने की ओर भी जा सकती है। तो ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर पहले से ही लंबे समय से विपक्षी दल भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्षी दल तमाम आरोप जो है सत्ता पक्ष पर लगा रहा है। तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार जो है चुनाव को टाल रही है, कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया। तो ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर सरकार का एक आखिरी दावा है कि दिसंबर तक चुनाव करा दिए जाएंगे और लगातार इस तरीके की बातें की जा रही है। तो ऐसे में निकाय चुनाव कब तक होंगे ये माना अब जा रहा है कि दिसंबर में हो सकते हैं, लेकिन इसको लेकर अभी भी कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे में पार्टियों की क्या कुछ तैयारियां हैं, जो विपक्ष में भी है या फिर सत्ता पक्ष में है? पार्टी क्या कुछ दावा कर रही है? जी सर, जो पार्टियां हैं, पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर शायद शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जिला प्रभारी जो है वो बनाए हैं। इस तरीके से लगातार जो है तैयारियां चल रही हैं। लगातार जो राजनीतिक दल भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में तमाम तैयारियों का दावा राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है और उनका कहना है कि जब जैसी जब सूचना जारी होती है उसके बाद तुरंत जो है वो उनकी तैयारियां पूरी चुनाव में वो जाएंगे और पूरे दमखम के साथ जो है वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब कब तक निकाय चुनाव की सूचना जारी होती है, तमाम चीजें देखने वाली है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है। वहीं मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 दिसंबर की तारीख तय की है। उसमें जो शासनादेश है अप्रैल 2024 का, जिसके द्वारा छात्र संघ चुनाव की अंतिम तिथि कराने की तय की गई है, उसको चुनौती दी गई थी और उसमें आज कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई थी कि सरकार अगर चाहे तो वो अपने जीओ पर पुनर्विचार कर सकती है। और याचिकाकर्ता ने जो बिंदु उठाए हैं कि यूजीसी के जो मानक हैं और लिंगदोह कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसके अनुरूप सरकार का शासनादेश नहीं है, क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया
अक्टूबर 2024 में 25 अक्टूबर तक हुई है, तो एकेडमिक सेशन देरी से शुरू हुआ है। उस हिसाब से जो लिंगदो कमेटी की रिकमेंडेशन के 6 से 8 हफ्ते में चुनाव होने। उपनेता प्रतिपक्ष और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने बुधवार के दिन अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर नगर निकाय चुनाव को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। विधायक कापड़ी ने कहा है कि प्रदेश के नगर निकायों का कार्यकाल पिछले दिसंबर में खत्म हो चुका है, लेकिन कोर्ट में सरकार को 6 महीने के अंदर चुनाव कराने के भी आदेश थे। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने बीते 1 साल से नगर निकाय चुनाव को रोककर 11 नगर निगमों, 41 नगर पालिकाओं और 50 नगर पंचायतों के विकास के कामों को रोकने का काम किया है। नगर निकाय का जब गठन होता है उसी दिन आने वाले 5 वर्षों बाद जो चुनाव होना है उसका तय हो जाता है और सरकार 5 वर्ष पहले जो तिथि तय थी उस तिथि पर चुनाव नहीं करवा पाई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी सरकार कहीं ना कहीं हीला हवाली कर रही है, कुछ न कुछ बहाने दे रही है और 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों के चुनाव को 1 वर्ष देर कर। इसका लगभग 1000 करोड़ का बजट है जिससे जनहित के कार्य होते हैं। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में लोगों को रोज के काम पड़ते हैं। किसी का जो है कि परिवार रजिस्टर है, किसी के यहाँ साफ सफाई का मामला है, कहीं पे कूड़े के ढेर हो गए, कहीं बिजली के स्ट्रीट लाइट खराब हो गई, तो कुछ न कुछ किसी के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, तो लगते हैं लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना। 9 नवंबर साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन में हजारों लोगों ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें 40 से ज्यादा आंदोलनकारी पुलिस की फायरिंग से शहीद हो गए थे। कई लोग घायल भी हुए थे। राज्य गठन के बाद 24 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वर्षों से क्षेत्रीय आरक्षण को लेकर चर्चा हो रही थी और अब धामी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि सभी चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे, जिसके आधार पर आरक्षण का लाभ भी उनको दिया जाएगा। सवाल है, क्या आंदोलनकारियों के सपने बीजेपी की सरकार में पूरे हो रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भाग लेने वाले 11,000 से ज्यादा आंदोलनकारियों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें 10% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया कि चिन्हित आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे ताकि यह पता चल सके कि किस आंदोलनकारी या उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिला और किन्हें नहीं मिला है। देखिए, ये उत्तराखंड राज्य जो है बड़े संघर्षों के बाद हम सबको मिला है और जिन जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने, जिन व्यक्तियों ने उस संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको चिन्हित करने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तराखंड में 11,000 से अधिक चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हैं। गृह सचिव ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा, राज्य के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों को 10% आरक्षण कुछ शर्तों के साथ प्रदान किया जाएगा। जो राज्य आंदोलनकारी पहले से राज्य आंदोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित हैं, उनके आश्रितों को राज्य आंदोलनकारी आश्रित प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। चाहे वो 2007 में जनरल खंडूरी की सरकार हो, उस समय उत्तराखंड आंदोलनकारी परिषद बनाना हो, या इस समय धामी जी के द्वारा जिस प्रकार से जो आंदोलनकारी हैं उनके पेंशन को उनके आश्रितों को देना हो, इन सब चीजों पर बखूबी हमारी सरकारों ने काम किया। जारी आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि राज्य आंदोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित होने का लाभ ले चुके राज्य आंदोलनकारी फिर से अन्य सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसे लेकर उन्हें शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने अब तक सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त किया है या नहीं। बीजेपी की धामी सरकार इस बात पर जोर देती है कि राज्य सरकार राज्य आंदोलनकारियों से किए गए वादों को निरंतर पूरा कर रही है। इन सब लोगों को चिन्हित किया गया। निश्चित रूप से जो क्षैतिज आरक्षण की बात भी जो हमारी सरकार ने की है, उस पर भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम धामी जी ने लिए थे और आने वाले समय में हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सपनों का ये उत्तराखंड बन सके, ये पहाड़ी राज्य देश का सिरमौर बन सके, इस ओर हमारी सरकार काम कर रही है। निश्चित रूप से हम उनके सपनों को साकार करेंगे।
उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य आंदोलनकारियों को हर महीने 4500 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक पेंशन मिलती है। सामान्य श्रेणी के राज्य आंदोलनकारियों को हर महीने 4500 रुपए, 7 दिन जेल गए एवं घायल श्रेणी के आंदोलनकारियों को 6,000 रुपए और शैय्याग्रस्त राज्य आंदोलनकारियों को हर महीने 20,000 रुपए पेंशन दी जाती है। इसके अलावा सरकारी बसों से लेकर सरकारी किसी भी तरह की सुविधाओं में कुछ न कुछ राहत दी जाती है। देखिए, उत्तराखंड राज्य जो हम लोगों ने बनाया था, मैं स्वयं एक राज्य आंदोलनकारी हूँ, तो 10% क्षैतिज आरक्षण की भी बात हुई थी, लेकिन सरकार अभी तक इस दिशा में कोई सख्त निर्णय नहीं ले पाई है। हमारे आंदोलनकारी साथी कई आज भी उनके परिवार के और वो भी लोग दर दर नौकरी के लिए भटक रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनका आज तक चिन्हीकरण ही नहीं हो पाया। दरअसल उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण का मामला बहुत पुराना है। वर्ष 2004 में आरक्षण देने का शासनादेश जारी हुआ था, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी। इसके बाद वर्ष 2015 में हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इस आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। 2015 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने विधानसभा से पारित करा आरक्षण विधेयक को राजभवन भेजा, लेकिन सितंबर 2022 में 7 साल बाद राजभवन ने विधेयक वापस लौटा दिया। इसके बाद सितंबर 2023 में कैबिनेट ने विधेयक लाने का प्रस्ताव पारित किया और 7 सितंबर 2023 को विधानसभा ने परवर समिति को विधेयक सौंप दिया। 11 नवंबर को परवर समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी, जिसे फरवरी 2024 में सदन के सर्वसम्मति से विधेयक पारित कर राजभवन भेजा और राजभवन की मोहर लगने पर 18 अगस्त को अधिनियम बनाने का रास्ता साफ हो गया। तो चिन्हीकरण की भी हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज राज्य बने 24 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक चिन्हीकरण नहीं हो पाया। सरकार को इस दिशा में ठोस नियम बनाने चाहिए। जो चिन्हीकरण से जो वंचित रह गए लोग, उनको चिन्हीकरण भी करना चाहिए और क्षैतिज आरक्षण की दिशा में भी सरकार को जल्दी से जल्दी फैसला लेकर लोगों को नियुक्ति देनी चाहिए। दरअसल राज्य आंदोलनकारियों ने कई सपने देखे थे, जिस पर पहले भी राजनीति होती थी, आज भी राजनीति होती है। सरकार दावा करती है कि आंदोलनकारियों के सपने को साकार कर रहे हैं, जिस पर विपक्ष के सवाल हैं। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, पर आज तक राजनीति होती है। राज्य गठन के बाद आज भी पहाड़ में बसे कई परिवार सुविधाएं न मिलने पर पलायन करने को मजबूर हैं। कई योजनाओं के जरिए धामी सरकार पलायन रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसमें काफी हद तक सफलता दिखती है। कई योजनाओं के जरिए धामी सरकार पलायन रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसमें काफी हद तक सफलता दिखती है, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए युवा कल्याण विभाग के सौजन्य से प्रदेश में खेल महाकुंभ प्रतियोगिता का सफल संचालन किया जा रहा है। इसी के चलते बुधवार को चंपावत के जिला युवा कल्याण अधिकारी के दिशा निर्देश पर लोहाघाट के युवा भवन में जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया गया है। अपनी प्रतिभाओं को इसमें हमारे युवा जो ग्रामीण जो क्षेत्र के जो पिछड़े हुए जो लोग हैं, काफ़ी गरीब लोग हैं, काफ़ी कमज़ोर लोग हैं, उन लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आज यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर दिखाया गया है और बहुत खुशी की बात है कि मैं जो है शुभकामना देता हूँ अपने छोटे बच्चों को और साथियों को कि आगे बढ़ने का उनको एक ये मौका मिला है अपनी प्रतिभाओं को दिखाकर यहाँ पर काफ़ी आगे तक जाने के लिए और अपने यहाँ पर जो है प्रतियोगिताओं को दिखाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका यहाँ पर दिया गया है। के अंतर्गत पूरे जनपद में 16 प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें एथलेटिक्स, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और मलखम्ब और मुर्गा झपट, बॉक्सिंग, ये प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की गई। आज जैसा कि आज अंतिम दिवस पर कराटे प्रतियोगिता लोहाघाट के युवा भवन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें से विजयी प्रतिभागियों को विभाग द्वारा डीबीटी के माध्यम से प्रथम पुरस्कार स्वरूप 800 रुपया, 600 रुपया और 400 रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से प्रतिभागियों के खातों में दिया जाएगा। प्रोत्साहन मिलती है और आज कराटे का खेल महाकुंभ है। पिछले बार भी मैंने खेला था और मेरा राज्य स्तरीय में मेडल था और इस बार भी मैं चाहूँगी कि मैं खेलूँ और मेरा राज्य स्तर में भी मेडल आए। सरकार द्वारा चलाई गई ये योजना बहुप्रतीक्षित यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के कार्य पर अब सवाल उठने लगे हैं।
बता दें कि पेयजल निगम की तरफ से बिछाई जा रही इस परियोजना की शुरुआत 2019 में की गई थी, जिसे 2023 तक पूरा होना था, लेकिन 2024 भी खत्म होने को है। ऐसे में अभी तक ये परियोजना पूरी नहीं हो सकी है, जिससे इस योजना का लाभ शहर की जनता को नहीं मिल पा रहा है। अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पेयजल निगम की पानी की लाइन नहीं बिछाई है। वहीं कई जगहों पर पाइपलाइन फटने से सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ऐसी ही एक सड़क का नज़ारा माल रोड पर भी नज़र आ रहा है। पाइपलाइन फटने की वजह से वहां आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो यमुना पेयजल योजना है उसका ढिंढोरा तो बहुत पहले पिट गया था कि यमुना का पानी आ गया आ गया आ गया। आज भले ही यमुना का पानी आ गया ना तो वो अभी पूरी मसूरी को समूचे मसूरी को मिल पा रहा है। और जहाँ जहाँ भी जलगम द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, पाइपलाइन बिछाई जा रही है, चाहे माल रोड की बात करें चाहे आउटर साइड की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो कार्य की गुणवत्ता है उसमें बहुत कमी है। बीते दिन भी अभी तार गली के पास जो ढलान थी वहाँ भी पूरा पानी धार के रूप में बहता रहा। और आज तो माल रोड पे जो कुल्लड़ी की चढ़ाई है वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे नदी बह रही हो। तो कहीं ना कहीं जो कार्य की गुणवत्ता है वो बिल्कुल ख़राब है। और इसमें जो कंपनी जो काम कर रही है उन्होंने किसी और को ठेका, किसी ने और को सबलेटिंग ठेका। मामला देहरादून जिले के योगनगरी ऋषिकेश से सामने आ रहा है, जहां पर एक प्रतिष्ठित व्यापारी के बेटे ने गंगा नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। युवक की तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, मगर अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है। ऋषिकेश के मनीराम रोड निवासी 21 साल के गौतम अरोड़ा ने बीते मंगलवार की रात करीब 8:30 बजे हरिद्वार रोड स्थित 72 सीढ़ी घाट से गंगा नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही इसकी सूचना आसपास के लोगों को मिली तो तुरंत इस घटना की जानकारी उन्होंने प्रशासन को दी। मौके पर पहुंचे जल पुलिस की टीम ने देर रात गंगा नदी में एसडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर युवक को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया हुआ है। ऋषिकेश में लगातार हो रहे अवैध निर्माण को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में आक्रोश नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं ने एमडीडीए कार्यालय का घेराव किया है। इस दौरान निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु जाटव ने बताया है कि एमडीडीए लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ ईमानदारी से कार्रवाई करने का दावा करता है। कई समय से विभागीय अधिकारी दोहरा मानक अपनाते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। ये लोग आम आदमी पर कार्रवाई करते हैं और रसूखदारों पर कार्रवाई करने से डरते हैं। शहर में काफ़ी समय से अवैध निर्माण चल रहे हैं, जिसके लिए लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि अवैध निर्माणों पर जांच की जाए और जो अवैध निर्माण है उनकी लगातार सील किए जाए। लेकिन ऋषिकेश एमडीडी कार्यालय इतना भ्रष्ट हो चुका है, लगातार लोगों से पैसे लेकर जो पैसे वाले लोग उनसे पैसे लेकर काम करने के लिए आगे बढ़ा देता है। उनका बिना मानचित्र पास किए आगे काम करने के लिए उनको अनुमति देता है। लेकिन जो लोग अपने रहने के लिए, अपने घर के लिए लोग अपना घर बनाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम एमडीडी कार्यालय कर रहा है। जो लोग अपार्टमेंटल के हिसाब से, बिल्डिंग के हिसाब से या फ्लैट वाइज बना रहे हैं जो लोग बिल्डिंग, उनको ये लोग तुरंत काम करने के लिए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से पैसा आ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं शहर के क्षेत्रीय विधायक भी। लक्सर में दर्दनाक और भयानक हादसा के कारण हो रही मौत का ग्राफ भी अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन भी अब इसको लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। उन्होंने भविष्य में संभावित दुर्घटनाओं पर लगाम कसने के उद्देश्य से वाहनों पर खुद रिफ्लेक्टर भी लगाए हैं। इसके अलावा यातायात मानकों का उल्लंघन करने वाले तत्वों और ओवरलोड वाहनों चालकों के भी खिलाफ कार्रवाई की गई है। हम समय समय पर यहाँ पर हम कार्रवाई करते रहते हैं और हमारी एक प्रवर्तन की टीम यहाँ पर खानपुर और लक्सर में लगातार कार्रवाई यहाँ करती रहती है। और हाल फिलहाल में भी हमने काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर सीज भी की हुई हैं। ओवरलोडेड बहुत सारी गाड़ियाँ सीज की हुई हैं, काफ़ी सारे चालान होते हैं। फिर भी हम ये कोशिश में हैं कि इस जो भी कार्रवाई हम करते हैं उसको आगे और बढ़ाया जाए, ताकि ये सब दिक्कतें और दुर्घटनाओं से संबंधित हम बच सकें। आज हम लोगों ने एक ज्वाइंट अभियान चलाया था, जिसमें पुलिस भी है और एआरटीओ साहब भी है। क्योंकि रोज हमको शिकायत भी मिल रही थी कि जो गन्ने के जो ओवरलोड वाहन चल रहे हैं और पीछे अभी एक यहाँ पे घटना भी हुई थी, तो उसके दृष्टिगत एक हमने संयुक्त अभियान यहाँ चलाया है। इसके साथ साथ हमने जो ओवरलोड है उसमें हमने 1-2 पे चालानी कार्रवाई भी की है। इसके अलावा कुछ
वाहनों पे जो रिफ्लेक्टर है उसको भी लगाए हैं और साथ में सबको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि एक तो ओवरलोड जो वाहन है वो ना करें और दूसरा जो ओवर स्पीड है। हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक स्वप्न किशोर सिंह ने लक्सर पहुंचकर कोतवाली परिसर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने भौतिक और मानव संसाधनों समेत शस्त्रों के रखरखाव की समीक्षा भी की है। साथ ही उनके संचालन में निपुणता को भी परखा है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक निरीक्षण और समीक्षा के दौरान उन्होंने विवेचनाओं की प्रगति और उनके निस्तारण को लेकर भी पुलिस अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। स्पीड से आज यहाँ कोतवाली लक्सर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें थाने पर उपलब्ध जो भी संसाधन है, चाहे वो मानव संसाधन हो या भौतिक संसाधन हो, अस्त्र शस्त्र हो, उनके रखरखाव, उनके कार्यकरण, उनकी जो भी स्थितियां हैं उनकी समीक्षा की जा रही है, उनका परीक्षण किया जा रहा है। जो हमारे अधिकारी कर्मचारीगण हैं वो उन अस्त्र शस्त्रों के संचालन में कितने निपुण हैं, निरंतर उनका अभ्यास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सभी चीजों की समीक्षा और परीक्षण का किया जा रहा है निरंतर। साथ ही थाने पे के जो भवन हैं, कार्यालय हैं, उन सभी के रखरखाव और जवानों के कल्याण के लिए जो कुछ भी वर्तमान में कार्य चल रहे हैं और जो भविष्य में प्रस्तावित हैं, उन सभी के बारे में जानकारी की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।